एक बार देखना लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था। टॉपिक देखो एक बार। अच्छा, मोलैरिटी और मोलैरिटी देखो, अपने कितनी कंसंट्रेशन टर्म पढ़ लिया? 6 कंसंट्रेशन टर्म पढ़ ली, 4 परसेंटेज वाली, और फिफ्थ क्या था? मोलैरिटी। सिक्स क्या था? मोलैलिटी। अब नेक्स्ट चलते हैं सेवेंथ कंसंट्रेशन टर्म के पास ना, जिसको हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। सेवेंथ कंसंट्रेशन टर्म क्या आएगी इसमें? मोल फ्रैक्शन। देखो, अगर बेसिक सी बात सुनना, फ्रैक्शन का मतलब ही क्या होता है? एक में से कितना अमाउंट। तो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? एक में से कितना अमाउंट। अगर टोटल में एक मोल मान लो सॉल्यूशन का, टोटल सॉल्यूशन का कितना मोल ले लें? एक मोल। तो उसमें से कितना अमाउंट किसी एक कंपोनेंट का होगा, वो क्या होगा? उसकी मोल फ्रैक्शन। हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, एक सॉल्यूट होगा, एक क्या होगा? सॉल्वेंट। तो अगर एक मोल टोटल सॉल्यूशन है, तो उसमें अगर जितने मोल सॉल्यूट के, वही सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन, जितने मोल सॉल्वेंट के, वही सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन। तो हम क्या बोल सकते हैं? इट इज डिफाइंड एज, अगर डेफिनेशन लिखें, defined as number of moles of any component in 1 mole of solution। जिसके मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, उसी के मोल, उसी के क्या ले लेंगे हम? नंबर ऑफ मोल्स ले लेंगे। अब जैसे एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल लें, दो कंपोनेंट है किसी सॉल्यूशन में, एक ए और एक क्या चीज है? बी। यही रहा होगा। अगर ए के मोल्स की बात करें, तो ए के मोल्स मान लो लिख देते हैं एन ए मोल्स, और बी के कितने लिख देते हैं? एन बी मोल्स। सही है। बताओ टोटल मोल कितने हो गए सॉल्यूशन के? एन ए प्लस एन बी। एक बार सुन लो, एक बार बाद में नोट करना। टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गए? एन ए प्लस एन। हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं। देखो फॉर्मूले में हमने क्या बोली कि जितने मोल्स एक मोल सॉल्यूशन में किसी कंपोनेंट के होंगे, वही उसकी क्या होगी? मोल फ्रैक्शन। अब देखो टोटल मोल्स थे मेरे पास कितने? एन ए प्लस एन बी मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो उसमें बताओ ए के कितने मोल्स हैं? क्या एन ए मोल्स ऑफ किसके हैं? ए के। कोई दिक्कत इसमें? अगर मैं एक मोल सॉल्यूशन का लूं, तो कितने हो जाएंगे? यूनिटरी मेथड लगाओगे तो क्या हो जाएगा? एन ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी मोल ऑफ ए। डिवाइड तो करा, जैसे मान लो 5 में कितना एक मोल होता, तो एक में कितना होता? 1/5। तो अगर एन ए प्लस एन बी में कितने थे? एन ए, तो एक में कितने होंगे? एन ए डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? एन ए प्लस एन बी। अब देखो क्या यही डेफिनेशन बन गई क्या मोल फ्रैक्शन की? ना ना, स्मॉल एन ए लिखा है। एवोगैड्रो ना, ए के मोल है एन ए ना। इसमें एन ए और एन बी है, ये तो टोटल है, इसका एन ए मोल्स है। किसका? इस सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन के टोटल मोल्स एन ए प्लस एन बी थे, तो उसमें ए के कितने मोल थे? एन ए। तो मैंने लिखा एन ए प्लस एन बी मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स एन ए मोल्स ऑफ एक। तो अगर एक मोल सॉल्यूशन का होता तो कितने मोल होते? क्या डिवाइड कर देते क्या? इसमें एन बी मोल्स हो गई, लिख सकते हैं, पर अभी एक ही मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। अभी किसकी बात कर रहे हैं हम? ए की ना। ठीक है, तो अब ए और बी दोनों की बात करेंगे। क्या ये बात सही है यहाँ तक? अब एक बात, तो यहां से एक बात देखो, डेफिनेशन पढ़ो ऊपर, कि एक मोल सॉल्यूशन में जितने मोल्स किसी कंपोनेंट के होते हैं, वही उसकी क्या होती है? मोल फ्रैक्शन। तो बताओ ए की मोल फ्रैक्शन कितनी होगी? एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब ये तो हम निकालना सीख रहे हैं, वैसे अब पता है क्या ध्यान रखेंगे? किसी भी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन निकालनी होती है ना, तो जितने उसके मोल्स हैं डिवाइड किससे कर दो? टोटल मोल्स। बताओ ये बात सही है? तो अगर एक बात, तो मेरे को मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना होता तो क्या होता? क्या होता है? एन बी डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है? एन ए प्लस एन बी। क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? अगर मेरे को यहाँ लिखना होता मोल फ्रैक्शन ऑफ, लिखना क्या? बी। तो बी की मोल फ्रैक्शन क्या होता? जितने बी के मोल्स होते हैं और डिवाइड किससे कर देते हैं? टोटल मोल से। तो ये क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अच्छा, देख एक बार, ए की मोल है,
तो टोटल मोल्स अगर मैंने लिए Na प्लस एनबी, उसमें Na मोल्स थे, तो एक में कितने होंगे? Na अपॉन में Na प्लस एनबी। वो तो डेफिनेशन डिफाइन करने जरूर थोड़ा ना हमेशा एक ही मोल हो। मान लो 50 मोल सॉल्यूशन था, उसमें किसी कंपोनेंट का एक मोल था, तो एक में कितना रहा होगा? 1/50। तो वो उसकी क्या होगी? मोल फ्रैक्शन। अब देखो, अगर मैं रिप्रेजेंटेशन लिखूं, ठीक है, इसको ना एक्स बोल देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो एक्स ऑफ ए बोल दिया मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एक्स ऑफ बी बोल दिया मान लो, क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अच्छा, इन दोनों को जोड़ के बताओ क्या बनेगा। इसके बाद इधर लिख रहे हैं हम, अगर मैं इसको जोड़ूं एक्स ए प्लस एक्स बी को, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, क्या बनेगा? जोड़ के देखो, ऊपर भी क्या हो जाएगा? Na प्लस एनबी, नीचे भी क्या हो जाएगा? Na प्लस एनबी। डिवाइड करो, कितना बनेगा? 1। तो ये एक बात सोचना, जब हम यही बात कर रहे हैं कि टोटल 1 मोल है सॉल्यूशन का, तो मोल फ्रैक्शन का सम भी क्या होना चाहिए? 1। फ्रैक्शन का सम हमेशा किसके बराबर होता है? 1 के। तो मोल फ्रैक्शन का सिग्निफिकेंस क्या चीज है? एक मोल में से कितना अमाउंट किसी सॉल्यूट का या किसी भी कंपोनेंट का, वो उसकी क्या है? मोल फ्रैक्शन। अब अगर एक ही मोल फ्रैक्शन निकालनी है, जिस भी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन निकालनी है, तो उसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, तो वो उसकी क्या होगी? मोल फ्रैक्शन। जितने भी कंपोनेंट होंगे सभी की मोल फ्रैक्शन को ऐड कर देंगे तो किसके बराबर आ जाएगा? 1 के। ठीक है, देखो इसको, क्या हो गया? तो गलत है। फ्रैक्शन का सम हमेशा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। और यहाँ मास निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल की जरूरत पड़ेगी। मतलब मोल्स निकालने के लिए क्या होगा? मास गिवन होगा, तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, वो क्या होगा? नंबर ऑफ मोल। चले आगे। अब एक ना सिग्निफिकेंस समझना इसका, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखो, मान लो कभी ऐसा बोल दे कि मेरे पास एक्वा सॉल्यूशन ऑफ यूरिया है। क्या दे दिया? यूरिया का NH2 CO NH2, ये यूरिया होता है ना। अभी तो वैसे बोलते हैं एक्वा सॉल्यूशन किसका है? यूरिया का। अच्छा, यूरिया का एक्वा सॉल्यूशन है, मतलब यूरिया क्या रहा होगा? सॉल्यूट, और सॉल्वेंट क्या रहा होगा? वाटर। तो इसमें इसने बोल दिया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया दे दिया अपने को इस सॉल्यूशन में ना, और बोल दिया कितना है? 0.4।
अब देखो मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि अगर टोटल 1 मोल होता सॉल्यूशन का तो यूरिया के कितने मोल होते हैं 0.4। अच्छा जो बच गए वो किसके होते हैं वाटर के। तो अगर यहाँ पे सिग्निफिकेंस की बात करें मैं ऐसा अज्यूम कर लूं लेट टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कितना ऑफ सॉल्यूशन 1। तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कितना हो जाएगा 0.4। तो जो बच गए वो किसके मोल्स होते हैं सॉल्वेंट के। और सॉल्वेंट कौन है यहाँ पे वाटर तो उसके कितने मोल्स होंगे 0.6। तो देखो जब भी कहा कि मैंने तुम्हें सॉल्वेंट ना दिया तो वाटर ही देना। एक्वस बोल दिया उसने ना एक्वस बोला तो सॉल्वेंट क्या है वहां पे वाटर। देखो अगर इसने क्या होगा जब भी मोल फ्रैक्शन गिवन होगी तो हमारा खुद का assumption है हम टोटल मोल कितने मान लेंगे एक। अब जब वो की जरूरी नहीं है एक मानो तुम 100 मान लो भाई एक में 0.4 है तो 100 में कितने होते हैं उसके 40 और इसके कितने होते हैं 60। क्या वो कैलकुलेशन लंबी करने वाली बात है। मान लो मास निकालना पड़ता फिर नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास का कैलकुलेशन लंबी होती। ठीक है तो 0.4 0.6 कैलकुलेशन क्या होती थोड़ी सी आसान रहती। तो इसलिए हम क्या करते हैं जब भी क्या गिवन हो मोल फ्रैक्शन तो टोटल मोल कितना मान लेते हैं एक। जैसे ही 1 मोल पता चला तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कितने हो गए जितनी उसकी मोल फ्रैक्शन कितने 0.4। और जो बच गए वो किसके मोल्स हो गए पानी के। क्लियर है यहाँ तक। अब इसी में बेसिक क्वेश्चन करते हैं मतलब ये तो सिग्निफिकेंस हो गया। वैसे बेसिक फार्मूले के एप्लीकेशन पे नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स पे ना। हाँ ये तो लिखना ही है क्योंकि आगे क्वेश्चंस में जरूरत पड़ेगी ना कि कभी मोल फ्रैक्शन गिवन और कुछ और चीज कैलकुलेट कराए तो फिर इसकी जरूरत पड़ेगी। सोडियम का मोलर मास कितना होता है 23। क्लोरीन 35.5। सारे लिख ही दूं क्या। हाइड्रोजन होता है 1 और ऑक्सीजन कितना 16। तब दोनों के मास गिवन है और निकालनी मोल फ्रैक्शन तो पहले दोनों के मोल्स निकालने पड़े। फिर मोल फ्रैक्शन वाटर की निकालनी है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। करो सॉल्व क्या आएगा। मोल फ्रैक्शन दोनों के मोल निकाल ली। मोल फ्रैक्शन के लिए क्या करना है पानी की मोल फ्रैक्शन निकालनी है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। फ्रैक्शन में छोड़ देना डेसिमल में निकालने की जरूरत नहीं है 1/25। पानी के निकालनी है मोल फ्रैक्शन तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। अब 25/26 सही लग रहा है। NaCl के मोल्स निकाल लिए कितने मोल्स आ रहे हैं 2। वाटर के कितने आ रहे हैं 50 तो टोटल मोल्स कितने हो गए 52। और पानी के कितने थे 50 तो 50/52 होगा ना।
पानी की मोल फ्रैक्शन, तूने 25/26 को सॉल्व कर दिया क्या? वो तो 0.9 समथिंग आएगा, 9 पॉइंट कुछ आता हुआ आया तो उसको फ्रैक्शन में छोड़ दो, क्योंकि वो फिर एक डेसिमल के बाद अगला डेसिमल तुमने सॉल्व भी नहीं करा। एग्जैक्टली 0.9 तो नहीं आ रहा, अगला डेसिमल भी आ रहा होगा कुछ। हाँ 25/26। देखो नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। NaCl का मोलर मास कितना होगा? 58.5। तो अगर डायरेक्टली लिखे हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl, कितना मास गिवन है? 117। मोलर मास कितना? 58.5। कितने मोल्स हो गए? 2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, कितना मास गिवन है? 900। इसका मोलर मास कितना? 80। कितने मोल्स आ गए इसके? 50। तो अगर मैं डायरेक्टली लिखूं मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय में टोटल मोल्स 50 प्लस 2, 52 हो गए। तो कितना बन गया ये? 25 डिवाइडेड बाय 26। अच्छा तुमसे ऐसे पूछ लेता व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl, तो 1 में से माइनस कर देते। 1 माइनस 25/26, तो कितना बनता? डायरेक्टली लिख सकते हैं कितना होता? 1/26। दिख रहा है क्या? हाँ वो तो सीधा ही कर लो, क्या ही करना है उसके अंदर। तो बचा क्या? 2 डिवाइडेड बाय 52, तो कितना बनेगा? माइनस मुश्किल है नहीं, इसमें कैल्शियम लेना है। चेक करो सही है। चले आगे। अब देखो इतना बेसिक सवाल तो नहीं पूछेगा, मास दे दे और अपने से क्या पूछ ले? मोल फ्रैक्शन। ठीक है, वो आगे किसी पूरी केमिस्ट्री में आगे कहीं मोल फ्रैक्शन फॉर्मूला यूज हो रहा होगा तो मास गिवन होगा, पहले मोल फ्रैक्शन निकलेगी फिर आगे कहीं यूज होता होगा। पर जब सिर्फ कंसंट्रेशन टर्म का क्वेश्चन आएगा, मोल फ्रैक्शन पूछेगा, तो कोई और कंसंट्रेशन टर्म दे सकता है और फिर अपने से क्या पूछ ले? उसकी मोल फ्रैक्शन। देखो एक हमने परसेंटेज बाय मास नाम की कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी थी, याद है क्या? अगर ऐसा बोल दे 10% वेट बाय वेट, उसका मतलब क्या होता है? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। तो अगर किसी का भी परसेंटेज मास गिवन हो तो वहां से हम कैसे मोल फ्रैक्शन निकालें उसकी थोड़ी सी बात करते हैं ना। ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा हुआ वो एक बार देखना कैसे करते हैं सॉल्व ना, एक बार जिसने पढ़ा हुआ वो अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। किसमें? हाँ, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 होता है। करेक्ट, कैलकुलेट। अब ऐसे सिंबल लिख दूंगा इसका, मोल फ्रैक्शन का, ऑफ NaOH बोल दिया। in 10% weight by weight NaOH aqueous solution। कि अगर 10% वेट बाय वेट NaOH aqueous solution हो, ठीक है, तो उसके अंदर मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH कितनी होगी? एक बार सोचो, अपना दिमाग लगाओ। 1 बाय, इतना जल्दी तो नहीं आएगा आंसर, देख दिखाइए एक बार कैसे किया, कहाँ से? 1/4, तो ये तो इसके मोल्स आ गए, तो डिवाइडेड बाय पानी के मोल्स कौन निकलेगा? तो तूने कोई करे ही नहीं भी सॉल्व। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 10 ग्राम ऑफ NaOH। देखो परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है? 100 में से कितना अमाउंट, तो परसेंटेज बाय मास का मतलब है कि 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन है तो उसमें 10 ग्राम क्या प्रेजेंट है? तुम्हारा सॉल्यूट, और सॉल्यूट कौन है यहाँ पे? NaOH। तो ये सिग्निफिकेंस बताओ। इसके बाद देखो मास गिवन है तो मोल्स निकाल सकते हैं। 0.25 बाय 1/25 देखते हैं। देखो इसका सिग्निफिकेंस लिख देता हूं मैं 10% का ना। अब दिमाग लगाना, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट कौन है यहाँ पे? ठीक है, परसेंटेज बाय मास का सिग्निफिकेंस ही है कि 100 ग्राम में से कितना ग्राम, तो 10% का मतलब 10 100 का में से कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स कितना ग्राम? 10 ग्राम ऑफ NaOH। अच्छा एक बात बताओ, अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन हो, 10 ग्राम सॉल्यूट हो, तो सॉल्वेंट कितना होगा?
90 ग्राम। इतनी बात समझ आती है अपने को? तो क्या डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूं मैं कि वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो गया यहाँ पे, वाटर एक्वा सॉल्यूशन है 90 ग्राम, और उसमें वेट ऑफ NaOH कितना है 10 ग्राम। क्या पिछला क्वेश्चन हो गया क्या कि अगर दो चीजों के मास गिवन हो और निकालनी क्या हो मोल फ्रैक्शन, तो क्या करोगे अब इसमें मोल्स निकालोगे, फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स निकालोगे इसको। ये सिग्निफिकेंट ध्यान रखना परसेंटेज बाय मास का ना। 20/21 NaOH का निकालना था। NaOH के मोल आ रहे होंगे 0.25, उसके 5। हाँ 1/21 होना चाहिए था। वन बाई ट्वेंटी 1/21 तेरा क्या रहा है 2/45। ये कैसे किया है? दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए तुमने, बताओ NaOH के मोल्स कितने आएंगे गिवन मास बाय मोलर मास। NaOH का मोलर मास कितना होता है 40, तो यहां से निकालो नंबर ऑफ मोल्स निकालो इसके। तूने कैसे किया? अभी तूने नंबर ऑफ मोल्स तक तो सही निकाला था, तूने सॉल्वेंट का वेट लिया ही नहीं होगा। 1/4 कितना होता है याद तक सही है 0.25। अच्छा बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना होगा, कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। सही है, तूने 100/18 लिया था ना। H2O मोलर मास कितना होता है 18, तो कितना आ गया 5 मोल्स आ गए। अब एक बात था, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH क्या होने वाला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय क्या होगा टोटल मोल्स। अच्छा टोटल मोल्स कितने हो गए, तो क्या ये 1/21 आएगा क्या? नेगलेक्ट क्यों करेंगे? हाँ 0.9 क्या ले लें? हाँ नहीं, वो तो मोल फ्रैक्शन गिवन होती तो टोटल मास, ये तो परसेंटेज गिवन था ना। परसेंटेज मास का मतलब क्या होता है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स, अगर X% है तो X ग्राम ऑफ सॉल्यूट। तो हमने परसेंटेज मतलब ये वाली जो कहानी लिखी है इसका सिग्निफिकेंस ये लिखा है, वो मोल फ्रैक्शन का सिग्निफिकेंस था, ये किसका सिग्निफिकेंस है परसेंटेज बाय मास का। अच्छा सेम ऐसा क्वेश्चन एक और दे दूं, कर दोगे क्या? बताओ भी, क्या लगता है कर पाएंगे ऐसा सेम क्वेश्चन ना? चलो एक करो। अभी तक तो कैलकुलेशंस क्या थी, मतलब कुछ भी ऐसा टफ नहीं हो रहा था ना। अब तुम्हारा मल्टीप्लाई डिवाइड भी चेक कर लिया जाए, है ना? तो लिखो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज in 18% weight by weight ग्लूकोज एक्वस सॉल्यूशन। अच्छा ग्लूकोज पता है सभी को क्या होता है C6H12O6।
अभी कहाँ तक पहुंचा? मोल्स निकाल दिए क्या? देखो बड़ा सिंपल सा सिग्निफिकेंस है, अगर 18% वेट बाय वेट है उसका मतलब क्या है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 18 ग्राम क्या है, ग्लूकोज, है ना। कभी भी सीधे स्टेप मत लिखा करो, हमेशा पहले एक स्टेटमेंट लिख लिया करो ये कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 18 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, कौन था, ग्लूकोज। तो अब क्या लिखते हैं ऐसे, वेट ऑफ ग्लूकोज कितना हो गया, 18 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ वाटर कितना हो गया, चेक करो यहां तक सही है। अब दोनों का अगर मास पता चल गया तो क्या नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, इसका मोलर मास निकालोगे कितना आएगा, 180, कितना हो गया, 0.1। अच्छा यहां से नंबर ऑफ मोल्स वाटर के भी निकाल सकते हैं क्या, 82 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 80। ठीक है, तो इसको चाहे पूरा सॉल्व मत करो, 41 बाय के लिख के छोड़ दो। अब निकालना क्या अपने को, मोल फ्रैक्शन किसका, ग्लूकोज का। कितने नंबर ऑफ मोल्स ग्लूकोज के, 0.1, और डिवाइडेड बाय, इसको लिखते हैं 1/10 प्लस, ऐसे ही रहा होगा। ठीक है, तो ऊपर कितना बन जाएगा ये जाके, 9 आ रहेगा ऊपर, और नीचे कितना आ रहा है, 419, ऐसे बन रहा है। तो ये आंसर आ गया। कितना छोड़ सकते हो, किसकी, फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं, ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, तो मोल और मोल में तो क्या यूनिट नहीं होती। ठीक है, चले आगे। अब देखो ये तो परसेंटेज मास दे दिया, अब ये भी जरूरी नहीं हमेशा परसेंटेज मास गिवन हो, कोई और कंसंट्रेशन टर्म भी दे सकता है क्या। तो देखो एक साल एक क्वेश्चन आया, देखो अभी जिसने तुम दोनों ने मोलैलिटी नहीं पढ़ी हुई ना, मैं एक छोटी सी चीज लिखता हूँ, मोलैलिटी तुम्हें याद है, मोलैलिटी क्या होती है, नहीं याद हो, फॉर्मूला नहीं ध्यान आ रहा, वो फॉर्मूला याद रहने चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। एक चीज सुनो फिर, ये नोट कर लिया सभी ने, ये खुद ही सॉल्व कर लिया था तुमने। देखो होता क्या है, एक टर्म होती है मोलैलिटी, है ना। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और डिवाइड किससे करते हैं इसमें, वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें, केजी। ठीक है, मोलैरिटी में नीचे वॉल्यूम आता है, ये तो मोलैलिटी ना, वो सॉल्यूशन की होती है। अब देखो यहाँ पे अगर बात करें तो क्या डेफिनेशन ऐसे बना सकते हो कि 1 kg सॉल्वेंट में जितने मोल्स वही उसकी मोलैलिटी रही होगी। अगर सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना ले लिया जाए, 1 kg, तो जितने उसके अंदर मोलैलिटी होगी वही उसके क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो अगर सुनो एक बार ऐसा गिवन हो तो मैं एक एग्जांपल देखना, मोलैलिटी दे दे 1 मोलर सॉल्यूशन दे दे, क्या हो रहा है इसका मतलब बताओ। देखो एक मोलल का मतलब क्या है कि मोलैलिटी 1 है, तो इसका मतलब 1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल्स रहे होंगे, 1 मोल। 1 kg सॉल्वेंट में कितना मोल्स रहा होगा, 1 मोल। लिखा जा सकता है कैसा, बता भाई, इसका सिग्निफिकेंस क्या लिख सकते हैं, वन kg ऑफ सॉल्वेंट कंटेन्स 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, ऊपर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, बताओ एक बार, ये बात सही है। अगर कभी भी मोलैलिटी गिवन हो तो उसका सिग्निफिकेंस क्या बनाया जा सकता है कि 1 kg सॉल्वेंट में जितने नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के वही उसकी क्या होगी, मोलैलिटी। तो अगर तुम्हें मोलैलिटी दे दे तो क्या दो चीजें पता चल गई, वेट ऑफ सॉल्वेंट भी पता चल गया और नंबर ऑफ मोल्स किसके पता चल गए, सॉल्यूट के। अब यहां से अगर मोल फ्रैक्शन निकालनी हो तो फिर कैसे निकालो, तुम खुद दिमाग लगाना इसके बारे में ना।
एक क्वेश्चन लिखो, क्या कह रहा है? नहीं, ये तो लिखा ही हुआ है पहले, ये तो बता रखी है मोलैलिटी की डेफिनेशन तो ये तो जिसने नहीं पढ़ा होता फॉर्मूला उसके लिए लिख दिया ना। क्वेश्चन है, लिखो। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट कौन है यहाँ पे? वाटर है। ठीक है, तो अब निकालना क्या, आप ध्यान से सुनना। 1 मोलर का तुम्हें ऊपर सिग्निफिकेंस मैंने लिख के दिया हुआ है। अब तुम्हें ये तो अंदाजा लग गया कि 1 मोल सॉल्यूट है, और पानी कितना है उसमें फिर? 1 kg, मतलब 1000 ग्राम हो गया। तो सॉल्यूट के मोल्स तो पता ही है, बचे किसके सॉल्वेंट निकालने हैं, सॉल्वेंट के मोल्स निकालने हैं। तो मोल फ्रैक्शन में क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। सॉल्व करो इसको, सोचो खुद एक बार, क्योंकि ये कुछ भी घुमा फिरा के दे सकते हैं ना, कोई भी कंसंट्रेशन टर्म दे देगा और क्या निकलवा लेगा तुमसे, कोई भी दूसरी कंसंट्रेशन टर्म कैलकुलेट करा लेगा ना। एक्वस सॉल्यूशन जब भी होगा तो सॉल्वेंट होगा। सॉल्यूट तो चाहे ना भी बताओ, क्या परेशानी, मोल्स तो गिवन ही है सॉल्यूट के। एक मोल का मतलब बोल 1 kg ऑफ सॉल्वेंट और 1000 ग्राम ऑफ क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। उसमें सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं? 1। तो क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता चल गया? 1 है। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट पता है हमें कितना है? 1000। तो 1 kg मतलब 1000 ग्राम हो गया, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स 500 तो नहीं आएगा, तो नीचे टोटल मोल्स होते हैं। तो सॉल्वेंट का मास पता चल गया, सॉल्वेंट के मोल्स निकाल सकते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास, दोनों के मोल्स आ गए। तो मोल फ्रैक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। करो एक बार, लगाओ मोल गया मोलर है, MOLAL। हम सुनो है इसे 500 मोल है, टोटल जोड़ के होते हैं ना इससे। बस सोच लेते हैं। हाँ 18 को। अच्छा ये देखिए, इसमें पहले वेट ऑफ सॉल्वेंट लिख दिया, कितना 1 kg है, तो सीधा नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट निकाल दें। ग्राम में करना पड़ेगा, हाँ किसी को ग्राम, क्योंकि मोल्स के फार्मूला निकालना तो गिवन मास से मोलैरिटी रहेगा, केजी से मोलैरिटी रखना पड़ेगा। हाँ वो मोलैरिटी के फार्मूले में रहता है, मोलर मास से डिवाइड करते हैं। वाटर है 18, 18 अपॉन 1018 एक्स क्यों मानना है, गिवन ही है एक मोल। 1 मोल का मतलब क्या है, सॉल्वेंट में 1 मोल किसमें 1 kg है, तो 1 मोल तो सॉल्यूट का गिवन ही है ना। सॉल्वेंट का मोल सॉल्यूट का मोल है, दोनों में करते हैं तो जो बनाई पड़ेगी और इसका निकालना है, सॉल्यूट क्या है। हां मैं क्या कर रहा हूं, और मोल्स किसमें निकाल दिए, नहीं सॉल्यूट के तो इसका मतलब देखो, पहले सामने पहले का 1 मोल का 1 kg ऑफ सॉल्वेंट कंटेन्स 1 मोल किसका, सॉल्यूट का, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना गिवन है, 1000। अगर फॉर्मूला में किसका रखना होता है, केजी में। मोलैरिटी के फॉर्मूला मोलैरिटी के फॉर्मूला सॉल्वेंट का वेट किसमें रखना होता है, केजी में।
अगर कभी भी ऐसा नहीं होता होगा ना तो कैसा होगा इसका मतलब पता नहीं उसको रेट ऑफ सॉल्वेंट अगर ऐसे ऐसे इस्तेमाल किए नंबर ऑफ सॉल्वेंट से बात हो मुझे अब फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट दे दो अगर यहां पे 1 रखा रेट ऑफ सॉल्वेंट का मोलैरिटी कितनी है वही रखा अब इस सॉल्वेंट का रेट 1 केजी उसमें फॉर्मूले ग्राम में इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेगा इसके लिए गिवन मास और सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट तो डेफिनेटली मोल्स ही गिवन है सॉल्वेंट के मोल्स निकालने पड़ेगा यही हो अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ये सॉल्व आगे तेरा नहीं बड़ी बात ना पहुंच गया क्या देखो जब भी मोलैलिटी गिवन हो ना तो सिग्निफिकेंस सबसे इंपॉर्टेंट है कि खुद से क्या अज्यूम कर लो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना 1 kg तो मेरे को क्या पता चल गया ध्यान से देखना अगर मैंने वेट ऑफ सॉल्वेंट को 1 kg रख दिया तो देखो वेट ऑफ सॉल्वेंट मोलैलिटी के फॉर्मूले में 1 kg रखते मोलैलिटी किसके बराबर हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और तुम्हें मोलैलिटी 1 गिवन है तो तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता चल गया क्या बताओ ये सिग्निफिकेंस सही है 1 मोलल का सिग्निफिकेंस अब मोलैलिटी चेंज भी कर सकता था अगर बोल देता 5 मोलल तो उसका मतलब क्या होता 1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल्स होते हैं 5 मोल तो जैसे ही सॉल्वेंट के मोल्स पता चले सॉल्वेंट कौन है यहाँ पे वाटर है तो एक बात तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालें सॉल्वेंट के क्या हुआ गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास और मास हमेशा किस में रखते हैं ग्राम में तो 1000 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 80 सही है यहाँ तक अब देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट फॉर्मूला क्या होगा मोल फ्रैक्शन का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन था 1 डिवाइडेड बाय टोटल मोल सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट यही होगा तो कितना बन जाएगा 18 डिवाइडेड बाय नीचे कितना हो जाएगा 101 वो सॉल्व करना चाहिए कर दो 9 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 509 नहीं तो यहीं भी छोड़ सकते हैं बताओ ये बात सही है तो मोलैलिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी ठीक है ऐसे एक मोलैरिटी नाम का टर्म होता है मोलैरिटी का फॉर्मूला और लिख देता हूं मैं ये नोट कर लिया सभी ने चले आगे लिखे भी तूने लिख जल्दी से मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर अब एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे वो 12th क्लास की एनसीईआरटी में क्वेश्चन देखो मैंने जब स्टार्ट करा था कंसंट्रेशन टर्म तब भी बताया था कि 11th में भी आएगा और ये 12th में भी आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना ये तो ये लगा लो कोई भी पेपर होगा तो उसमें एक क्वेश्चन पक्का आता है यहाँ से कोई भी एग्जाम होगा कॉम्पिटेटिव तो एक क्वेश्चन पक्का आएगा कहाँ से कंसंट्रेशन क्योंकि या तो 11th का मान लो या 12th का मान लो एक क्वेश्चन तो आना ही है ना और पूरी केमिस्ट्री में इनकी जरूरत पड़ती है ना तो हम एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जहां पे अपने को मोल फ्रैक्शन गिवन होगी और सॉल्यूशन की मोलैरिटी और मोलैलिटी अपने से कैलकुलेट करवाएगा ना क्वेश्चन लिखते हैं तो मैं सॉल्व कराऊंगा ना ताकि तुम्हें समझ आए कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है कैलकुलेट मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया यूरिया बताया था क्या होता है NH2CONH2 in which mole fraction of urea is 0.4 अब एक बार लिखना छोड़ दो ध्यान से सुनो यहाँ पे एक चीज और गिवन है तुम्हें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन में ये मेंशन कर दो ना 1.2 ग्राम पर एम तुम्हें पता भी चलेगा कि डेंसिटी क्यों गिवन है क्वेश्चन के अंदर ना अब जहां हमने मोल फ्रैक्शन आज लिखा था ना तो उसका एक बार वो निकालो ऐसा ही क्वेश्चन लिखा वो लिखा था सिग्निफिकेंस कि अगर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ यूरिया है उसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया अगर 0.4 है तो उसका मतलब क्या था
0.6 मोल H2 हो गए और 0.4 मोल किसके, यूरिया के। अगर टोटल मोल कितना, एक लिखा था हमने ऐसे कि लेट टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन अगर एक है तो यूरिया के मोल कितने 0.4 और वाटर के कितने 0.6। इतनी बात सही है। अब सुनते चलना, जहां से हम क्या करेंगे, जितनी चीजें निकाल सकते हैं इससे वो निकालते चलते हैं, जो जो चीजें निकाल सकते हैं उसको निकालते चलते, लास्ट में फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, लेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कितना मान लिया, ये बात सही है। अब इसमें बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कितने रहे होंगे, 0.4। क्वेश्चन करने के तरीके सीख लेना बस भाई, 0.4। तो मैं हमेशा ऐसे करूंगा, बीच में लाइन लगा दूंगा, एक तरफ सॉल्यूट की कहानी चलाता रहूंगा, एक तरफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन की ना। तो इधर मैंने लिखा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने हो जाएंगे 0.6। कोई परेशानी इसमें, सही। अच्छा, अगर कभी तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो और मास निकालना हो तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। तो यहां से बताओ मास ऑफ यूरिया कितना हो गया होगा, नंबर ऑफ मोल कितने इसके 0.4। यूरिया का मोलर मास बता सकते हो क्या, यूरिया का मोलर मास निकालो। 180। यूरिया का मोलर मास निकाल सकते हो क्या, सारे गलत कह रहे हो, 60 होता है ना लाइको। सबसे पहली क्लास में मैंने एक दिन ना तब भी कहा था कि ये ना कैलकुलेट मोलर मास वाले सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो वो याद रह जाए। यूरिया का होता है 60। यूरिया और एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड होता है CH3COH, दोनों का मोलर मास 60 होता है। दोनों का मोलर मास कितना होता है 60, टोटल करके देखो 60 ही आएगा। तो क्या बनेगा, मल्टीप्लाइड बाय 60, कितना हो गया ये 24 ग्राम हो गया क्या, चेक करो सही है। अब एक बात, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर भी निकाल सकते हो, सॉरी मास ऑफ वाटर भी निकाल सकते हो क्या, कितना होगा 0.6। मोलर मास कितना है इसका 18, कितना बन गया 18 6 कितना होता है 108। तो कितना हो गया, बताओ यहां तक बात सही है। अच्छा एक बात, तो अगर सॉल्यूट का वेट 24 ग्राम और सॉल्वेंट का वेट 10.8 ग्राम, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया होगा, क्या दोनों को जोड़ दें क्या, 24 प्लस 10.8 कितना हो गया, बताओ इतनी बात सही है। अभी सारी मैं एक और चीज निकाल लेता हूँ, सब कुछ निकल जाएगा। एक बात, तो अगर तुम्हें मास ऑफ या वेट ऑफ सॉल्यूशन पता हो तो तुम क्या वॉल्यूम निकाल सकते हो क्या सॉल्यूशन का। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, D इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा, मास बाय डेंसिटी। मास कितना है सॉल्यूशन का 34.8 और डेंसिटी कितनी है सॉल्यूशन की, ये किस में आ गया होगा ml में। बताओ एक बार, यहां तक बस सारी बातें सही है, ये सही लिख दिया हमने, कुछ सवाल नहीं करते, एक बार ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब एक बात, तो मोलैलिटी का हमने फॉर्मूला क्या लिखा था अभी, मोलैलिटी का फॉर्मूला होता था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में, केजी में, सही है। अच्छा यहां बताओ सॉल्यूट कौन है, यूरिया, और सॉल्वेंट कौन है, पानी। तो बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कितने गिवन है 0.4, क्या निकाल रखे हमने। अच्छा वेट ऑफ सॉल्वेंट, क्या ये निकाल रखे हम, देखो वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में निकाला हुआ है, ग्राम में। इसको केजी में करेंगे तो क्या 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो जैसे 1000 से डिवाइड करोगे 1000 ऊपर चला जाएगा ना। तो देखो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 0.4 मल्टीप्लाइड बाय ऊपर चला जाएगा 1000 और नीचे क्या बच जाएगा 10.8। एक बार इतनी सी चीज चेक करो, सही है क्या ये। मैंने क्या किया 0.4 डिवाइडेड बाय 10.8 बाय 1000 ऊपर भेज दिया, तो 0.4 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 10.8 और मोलैलिटी की यूनिट लिख दी क्या, मोल पर केजी। सॉल्व करके लिख देंगे, नहीं लिख रहा सॉल्व करके, वेट केजी में करना होता है ना। ये किस में था अपने पास, क्या होगा, ऐसा करना पड़ेगा ना केजी के लिए, तो वो नीचे डिवाइड में आएगा ना, ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया मोलैलिटी। ऐसी एक बात, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
और वो भी किसमें, लीटर में, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में। चेक करो सही है। अच्छा क्या क्या चीजें गिवन है अपने को, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने निकाल रखे कितने, 0.4। अच्छा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी निकाल के बैठे हैं, देखो ये एमएल में है ना ये, निकालना किसमें अपने को, लीटर में। क्या 1000 से डिवाइड कर दें क्या, तो लीटर में कितना हो जाएगा, 34.8 बाय 1.2, 1000 नीचे आ जाएगा। देखो लीटर में हुआ क्या, बताओ एक बार, सही था। अब इसको यहाँ डिवाइड करोगे तो 1.2 इंटू 1000 वाला टर्म ऊपर चला जाएगा क्या, जब डिवाइड में लाओगे तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, 0.4 को डिवाइड करोगे तो ये 1.2 इंटू 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और नीचे क्या बच जाएगा, बताओ एक बार, ये वाली बात सही है क्या, किसी को दिक्कत इसमें। और यूनिट क्या होगी इसकी, देखो ऊपर मोल नीचे लीटर, तो क्या होगा, मोल पर लीटर। क्या ये मोलैरिटी आ गई क्या, क्या देखो यही दो चीजें निकालनी थी क्या अपने को, तो क्या आंसर आ गया अपने पास, ये आ गया मोलैरिटी और ये क्या आ गया, मोलैरिटी। तो देखो हर बार करना क्या है, बड़ा सिंपल सी चीज है, जो गिवन है उसका क्या लिख लो, सिग्निफिकेंस। फिर जो चीज निकालना है ना वहां तक पहुंचते जाओ, फिर जो चीज अपने को कैलकुलेट करना है वहां तक अपने पास पहुंचते जाओ। अब मेरे को मोलैलिटी के लिए क्या चीज चाहिए थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मेरे पास 0.4 थे। मेरे को चाहिए था वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो मेरे पास मोल्स थे 0.6, मैंने उसका वेट निकाल लिया, वो आया ग्राम में, केजी में करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया। फिर मेरे को मोलैरिटी में चाहिए था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मेरे पास वेट ऑफ सॉल्यूट था, वेट ऑफ सॉल्वेंट था, दोनों को जोड़ दिया, वेट किसका आ गया, सॉल्यूशन का। अब जैसे ही सॉल्यूशन का वेट आ गया और अपने को डेंसिटी पता था, हमने क्या यूज करके निकाल लिया, वहां से डेंसिटी का यूज करके वॉल्यूम, वो आया एमएल में, लीटर में करने के लिए 1000 से क्या कर लिया, डिवाइड, और मोलैलिटी मोलैरिटी दोनों के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करा, आंसर आ गया क्या, चेक करो एक बार, किया जा सकता है ऐसा। तो ये फिक्स चीज है, कभी भी कोई कंसंट्रेशन टर्म गिवन हो, कुछ और निकालना, उसका सिग्निफिकेंस लिखो, फिर एक बीच में लाइन लगा दिया करो, एक तरफ सॉल्यूट एक तरफ सॉल्यूशन या फिर सॉल्वेंट, दोनों का जो जो निकाल सकते हो निकालते रहो, ठीक है। और उसका जो फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है, सारी वैल्यूज निकाल रखी होगी, सब्स्टिट्यूट करते रहो, ठीक है। लिखो इसको, देखो ये तो एक रैंडम क्वेश्चन लिया था हमने, तब कैलकुलेशन टिपिकल बन रही है क्या, पर अगर वो पेपर में क्वेश्चन देगा ना तो वो कैलकुलेशन ऐसे देगा जो सॉल्व कर पाएंगे हम। अब देखो वो टफ तो होगा उसमें, 400 डिवाइडेड बाय 10.8 सॉल्व करना, ठीक है, पर वहां वो बड़ी बेसिक सी कैलकुलेशन देगा, सीधे सीधे आंसर आ रहे होंगे ना। लिखो इसको।
क्लियर, चलें आगे। ठीक है, तो ये सारी कहानी किसकी थी? मोल फ्रैक्शन की ना। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें कितनी कंसंट्रेशन हम होगी? 7। 8 आएगी पार्ट्स पर मिलियन है। 8 है, एक रिडॉक्स में आएगी नॉर्मेलिटी, एक कंसेंट टर्म आएगा, उसको देखो रिडॉक्स अलग से नहीं लिखा मिलता, लोग मोल 2 बोलते हैं उसको ना, मोल कॉन्सेप्ट 2। ठीक है, तो वो इसी का पार्ट होता है ना, पर वो एक कंसंट्रेशन टर्म अलग से पढ़ेंगे वो बाद में। अभी जो मेन आएंगे वो 8 आएंगी, तो लास्ट इसमें आएगी पार्ट्स पर मिलियन। बस ये आखिरी टॉपिक चल रहा है, मतलब ये कंसंट्रेशन टर्म आखिरी है ना, अभी इसमें टॉपिक चल रहा है। काफी सारी चीजें होती है इसमें ये तो हो जाएगा खत्म 2-4 दिन में। चले आगे, लिख लिया। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म आएगी 8, उसको बोलेंगे पार्ट्स पर मिलियन। शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं उसको पीपीएम, पर मिलियन। शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीपीएम, है ना। ये पीपीएम वाली टर्म पता है तुम्हें कहाँ मिलेंगे? कभी तुमने एयर पॉल्यूशन और ये इंडेक्स देखते होगे ना, तो वहां पार्टिकुलेट्स और ना पीपीएम पीपीएम लिखा होता है, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो पार्ट्स पर मिलियन होता क्या है, ध्यान से सुनना। जैसे परसेंटेज में क्या बोलते थे, 100 में से कितना अमाउंट, यही बोलते हैं ना। 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन है उसमें कितना अमाउंट सॉल्यूट का। तो यहाँ पे देखो मिलियन होता है 10⁻6। मिलियन क्या होता है? 10⁻6। तो 10⁻6 ग्राम सॉल्यूशन में जितना वेट सॉल्यूट का होता है उसको क्या बोलते हैं हम? पार्ट्स पर मिलियन। तो यहाँ ना बेसिक से एक फॉर्मूला ध्यान रखना, पार्ट्स पर मिलियन होगा क्या चीज। जैसे परसेंटेज मास बाय मास में क्या होता था, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 करते थे। अब पर मिलियन निकालना है तो मल्टीप्लाई 100 की जगह क्या हो जाएगा, 10⁻6। तो क्या होगा, इट इज वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या होता है, सॉल्यूशन, और मल्टीप्लाइड बाय 10⁻6। अब सोच के देखना, अगर मैं वेट ऑफ सॉल्यूशन ही 10⁻6 ग्राम ले लूं तो 10⁻6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो पार्ट्स पर मिलियन किसके बराबर हो गया? वेट ऑफ सॉल्यूट के। तो एक चीज पता चल गई यहाँ पे अपने पास कि कभी भी पार्ट्स पर मिलियन निकालना होगा तो है क्या चीज वो, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻6। इसको थोड़ा सा ना रीअरेंज करके लिखते हैं ताकि चीजें आसान हो जाए। वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, 10⁻6 को ऐसे लिखते हैं 100 इंटू 10⁻4। एक ही बात है, 10⁻6 था, 10⁻2 इंटू 10⁻4 लिख दिया, तो वो 10⁻2 100 हो गया। अब देखो ये वाला जो कंसंट्रेशन टर्म है, इतना वाला, क्या ये परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला यही होता है क्या? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो क्या पार्ट्स पर मिलियन किसके बराबर हो गया? इट इज परसेंटेज वेट बाय वेट मल्टीप्लाइड बाय 10⁻। सही है। तो हमेशा हम ये यूज करेंगे, करेंगे क्या हम, जब भी पीपीएम गिवन होगा तो उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे? पार्ट्स पर मिलियन, इसमें परसेंटेज वेट बाय वेट में। और जब भी परसेंटेज वेट बाय वेट आ गया फिर तो कुछ भी निकलवा ले अपने से, चाहे मोल फ्रैक्शन निकलवा ले, मोलैरिटी निकलवा ले, मोलैलिटी निकलवा ले, फिर तो कुछ भी निकाला जा सकता है, क्योंकि परसेंटेज बाय मास से तो हम सारी चीजें सीख के आए, तो वो मेन चीज है ना। अब एक ऐसा क्वेश्चन है जो पूरी केमिस्ट्री में 2 बार आएगा, इसके आप सिग्निफिकेंस जो परसेंटेज, पीपीएम डायरेक्ट हम कहीं यूज ही नहीं करेंगे, पीपीएम को किस में कन्वर्ट कर लेंगे? परसेंटेज वेट बाय वेट, और परसेंटेज वेट बाय वेट का सिग्निफिकेंस लिखना आता है अपने को, बस वो लिख देंगे सिंपल सा। तो यहाँ क्वेश्चन पता है कैसे आता है, करे सैंपल ऑफ एक्वस क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म सुना है क्या तुमने, क्या होता है फॉर्मूला? CHCl3, ये होता है क्लोरोफॉर्म, होता है CHCl3 इज 15 पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, उसका कंसंट्रेशन दे दी कितनी, 15 पार्ट्स पर मिलियन, और बोला कि कैलकुलेट, ए पार्ट है
परसेंटेज वेट बाय वेट। देखो जो पहला पार्ट सॉल्व ना करे वो आज ही पढ़ाई छोड़ सकता है, तो उसको पढ़ने का कोई हक नहीं है ना। अगर पहला पार्ट नहीं सॉल्व कर पाओ तो फिर अपने को साइंस लेने का कोई हक नहीं है। कह रहा परसेंटेज वेट बाय वेट निकाल दो। -4। बस पहला पार्ट सॉल्व कर दो, दूसरा मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। पहला लिख लो कॉपी पे। तो कभी डायरेक्ट पार्ट्स पर मिलियन से नहीं चलेंगे, परसेंटेज वेट बाय वेट निकाल के फिर आगे कोई और कंसंट्रेशन टर्म निकालेंगे ना। पहला तो कर दोगे सॉल्व भी। क्या होगा, परसेंटेज वेट बाय वेट इज 15/10⁴, तो 15 × 10⁻⁻⁴ ये बात सही है क्या? अब इससे मोलैलिटी निकालनी, अब लिखना छोड़ो, सुनो इधर बात। अच्छा जैसे 10% वेट बाय वेट था, उसका मतलब क्या था? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, यही मतलब था। अगर x% होता तो उसका मतलब क्या होता? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स x ग्राम ऑफ सॉल्यूट। अच्छा यहाँ पे परसेंटेज कितना है? 15 × 10⁻⁻⁴। क्या ऐसा बोल सकते हैं 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स -4 ग्राम किसका? सॉल्यूट का। और सॉल्यूट कौन है यहाँ पे? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म ऐसे लिखते हैं CHCl3। पहले देखो ये बात सही है। तो अब हमारे पास दो चीजें आ गई अपने पास, एक तो आ गया वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना 100 ग्राम, और एक आ गया वेट ऑफ सॉल्यूट मतलब वेट ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 कितना आ गया 15 × 10⁻⁻⁴। अब सबसे पहली चीज क्या होगा, अब जैसे ये लिख लो ना फिर दिमाग होता है मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मतलब पहली चीज तो नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के निकालने पड़ेंगे। क्या गिवन है अपने को? वेट ऑफ सॉल्यूट। अच्छा इसका मोलर मास निकालो CHCl3 का। क्लोरीन होता है 35.5। एक 119.5 कितना आएगा? 119.5। देखो 35.5 × 3 कितना बन गया? 106.5। और वो कितना हो गया? कार्बन 12 हाइड्रोजन 1 13 जोड़ना था, तो 119.5। अच्छा मोलर मास आ गया तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। सॉल्व नहीं करेंगे इसको ना, नंबर ऐसे ही छोड़ देंगे फ्रैक्शन में। CHCl3 15 × 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? बताओ एक बार, इतनी बात सही है क्या? ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब इधर बात देखो, वेट ऑफ सॉल्यूशन गिवन है। दूसरी चीज चाहिए कि अपने को वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो जब ऐसा हम बोल रहे थे 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम अगर सॉल्यूट है तो सॉल्वेंट कितना था? 90 ग्राम। तो हम क्या कर रहे थे? सॉल्यूशन में से सॉल्यूट माइनस ही कर रहे थे। तो यहाँ पे भी ऐसा कर सकते हैं। तो देखो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? क्या 100 माइनस 15 × 10⁻⁻⁴ हो जाएगा क्या? अब एक बात देखना, अगर मैं 100 में से 0.0015 माइनस कर रहा हूँ तो अप्रोक्सीमेटली 100 ही है। और 99.9985 बन रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली क्या है? 100। तो वो हम अजम्पशन ले रहे हैं, एग्जैक्ट जिसका मन करता हो सॉल्व करना है कर लेना, पर कैलकुलेशंस क्या हो जाएंगी? बहुत टफ हो जाएंगी। 99.9985 बनेगा वो ग्राम में। तो हम क्या इसको अप्रोक्सीमेटली 100 ग्राम ही ले लें क्या? चेक करो, बोला जा सकता है भाई 100 में से अगर हम बहुत ही छोटी क्वांटिटी माइनस कर रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया? 100 ग्राम। पर वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए किसमें? केजी में। केजी में करोगे तो कितना हो जाएगा? 1/10 मतलब 0.1 kg हो गया क्या? अब बताओ मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? 100 में से हमने माइनस क्या करा? 15 × 10⁻⁻⁴। देखो अगर सॉल्यूशन का वेट जो है वो क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का वेट क्या होगा? सॉल्यूशन में से किसका माइनस कर दें? सॉल्यूट का। तो हमने माइनस करा 100 माइनस 15 × 10⁻⁻⁴, ये लिखा हुआ माइनस करने के लिए। अब 100 में से अगर मैं 0.0015 माइनस करूं तो अप्रोक्सीमेटली 100 मान सकता हूं क्या? वो एक असम्पशन है, तो अप्रोक्सीमेटली क्या ले लिया? 100। तो केजी में कितना हो गया? 0.1 kg। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला दोबारा से बोलो क्या होता है?
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये निकाल रखे हमने 15 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 119.5 डिवाइडेड बाय क्या होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कितना निकाल रखे हमने 0.1 तो क्या करते हैं डिवाइडेड बाय 0.1 तो इधर ही आ जाएगा 0.1 ऐसे छोड़ दें इसको मोल पर केजी मन करे तो सॉल्व कर लेना क्या सिर्फ हमने कैलकुलेशन ही आसान करी है अगर वो देखना पहले तो यही कैलकुलेशन टफ है इसमें भी टाइम लगेगा सॉल्व करने में और उसके अलावा अगर मैं वहां पे वो लिख देता 99.9985 फिर 1000 से डिवाइड करता क्या खूब लंबी कैलकुलेशन हो जाती है तो सॉल्व करना क्या होता मुश्किल तो अप्रोक्सीमेटली कितना ले लिया हमने उसको 100 ग्राम ही तो कितना केजी हो गया 0.1 केजी ठीक है लिख लो इसको लिख लिया ठीक है अच्छा एक बात बताओ मास और वॉल्यूम दोनों में से टेम्परेचर पे कौन डिपेंड करता है वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है कि वॉल्यूम अगर हम हीट करें किसी भी चीज को तो वॉल्यूम क्या हो सकता है कम ज्यादा हो सकता है पर कभी वेट तो चेंज नहीं होता है ना तो वेट क्या होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट और वॉल्यूम क्या होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट तो ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स हमने 8 पढ़ी है ना तो ये भी हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म इज टेम्परेचर डिपेंडेंट और कौन सा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट ठीक है तो जिस भी कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आ जाएगा वो क्या होगी टेम्परेचर डिपेंडेंट और जिसमें वॉल्यूम नहीं आएगा मास आएगा सिर्फ या मोल्स आएंगे वो क्या हो जाएगा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता तो हम एक लिख देते हैं कि कंसंट्रेशन नाम को दो तरीके से क्लासिफाई कर देते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट तो फिर ये इसको पढ़ते हैं एक बार ना देख ले काम बंद कैसे कर दी कॉपी ये तो पढ़ ही ले ये छोटा सा पार्ट है ना एक फिर वो रह ही जाता कंसंट्रेशन टर्म्स जो होती हैं उसको हम दो तरीके से क्या कर सकते हैं क्लासिफाई ना इस तरह के पिछले वाले में। किसमें हाँ और ना ये आगे रिलेट होगा डिग्री ऑफ हार्डनेस से जब हाइड्रोजन पढ़ेंगे ना तब काम आएगा ये एक कौन सी होंगी टेम्परेचर डिपेंडेंट और एक कौन सी होंगी कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर इंडिपेंडेंट
ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स कौन सी होंगी विचार? वॉल्यूम रिलेटेड, जिसमें भी वॉल्यूम आ गया वो क्या होगा? टेम्परेचर डिपेंडेंट। और जिसमें भी क्या होगा? वॉल्यूम नहीं आएगा, मास आएगा सिर्फ, वो क्या होंगी? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। सही। अच्छा, वॉल्यूम वाली देखो कौन कौन सी होती है? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाता है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट, ऊपर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट आ गया, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। और एक कंसेंट्रेशन टर्म कौन सी? मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय क्या होता है? वॉल्यूम। ऐसे यहाँ पे मास रिलेटेड में परसेंटेज वेट बाय वेट, मोलैलिटी, कोई वॉल्यूम नहीं आता इसमें। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करें इसमें तो कौन सा होगा? मोल फ्रैक्शन, ऊपर भी मोल्स नीचे भी मोल्स। और फोर्थ क्या होगा? पार्ट्स पर मिलियन। तो ये सारी कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट, और वो क्या है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो डायरेक्ट एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है ना, विच ऑफ उसमें क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, तो उसका आंसर ऑप्शन में था मोलैलिटी। तो मोलैलिटी क्या होती है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट ना। ये तो सीधा स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कौन सा टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कौन सा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। क्लियर है बात है? तो ये कहानी थी अभी जो बेसिक कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी। और इसमें मोलैरिटी के साथ बहुत सारी छेड़खानी की जा सकती है ना, तो अगली क्लास में देखेंगे मोलैरिटी के साथ और क्या क्या किया जा सकता है ना। अभी भेज सकते हैं।